नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो टेक्स्ट बुक और एचएन की तरफ से 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक की जो बुक्स पब्लिश की गई थी, इसमें से इम्पोर्टेंट 1000 जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें अब तक 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उन 6 पार्ट में अपन ने 300 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इस जो बुक में लेवल वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये बुक नहीं आप कहेंगे स्मार्ट बुक है, क्योंकि इसमें प्रश्नों का टीटीए दे रखा है, कौन से सवाल का आंसर कितने समय में करना है, स्पेशल मैथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ स्मार्ट आंसर की दे रखी हैं, जो प्रीवियस मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए हैं, जितने भी लाखों कैंडिडेट टेस्ट बुक पर अटेम्प्ट करते हैं, उन्होंने क्या उस सवाल का आंसर दिया है, आपने क्या दिया, कितने कैंडिडेट ने स्किप किया है सवाल को, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो में भी देखने को मिलने वाला है, या फिर इसने आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको पता चल गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इसमें सॉल्यूशंस रहते हैं और स्कैन कोड भी रहते हैं, जिससे आप पूरा टॉपिक फ्रीली देख सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप में। और ये बुक आपको अमेजन पर भी मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक और एचएन की तरफ से पब्लिश की गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पार्ट 7 को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। लेवल जो 3 के सवाल अपन देख रहे थे, जो जीव विज्ञान के हैं, जो सवाल नंबर 301 से 350 तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल 1000 क्वेश्चन हैं, आने वाले कुछ वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तक जो भी कैंडिडेट इस सीरीज से नहीं जुड़ी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। इसकी प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो सवाल नंबर 301 से कंटिन्यू करें। उससे पहले जो कैंडिडेट स्पेशल आपके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं और डेली मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिएगा। तो मॉक टेस्ट आप डेली अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को जरूर परख सकते हो। टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, जिसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें सारे एग्जाम, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जो एक ईयर का टेक्स्ट बुक पास है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट रहते हैं, जो एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 301 देखिएगा, जो थर्ड लेवल के सवाल हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के इजी क्वेश्चंस थे। लेवल 3 के सवाल यहाँ पर आपको थोड़े टफ देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे इस सवाल का आंसर आपको 16 सेकंड में देना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 95% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 3% ने स्किप किया है। तो लहसुन यहाँ पर हो जाएगा, जो एक बीजपत्री पौधा है। अब देखिए, पादप जगत के वर्गीकरण की बात करें तो उसमें आपकी क्रिप्टोगैम्स जो अपुष्पोद्भिद पादप आते हैं, और जो फेनरोगैम्स यानी पुष्पोद्भिद पादप आते हैं। अपुष्पोद्भिद में आपके थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा आ जाते हैं, और जो फेनरोगैम्स यानी पुष्पोद्भिद है उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, पुष्प वाले पादप है। जिम्नोस्पर्म है वो फिर जिम्नोस्पर्म जो नग्नबीजी कहते हैं, जैसे आप बिल्कुल खुली अवस्था में रहते हैं उनके फल, और एंजियोस्पर्म है जो आवर्त बीजी, जो भी फल है वो ढकी हुई अवस्था में आवर्त बीजी है। तो जो एंजियोस्पर्म है वो दो भाग में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री है, वो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, अब जो एंजियोस्पर्म में आपको पूछना है एक बीजपत्र पौधा कौन सा है, तो लहसुन है वो एक बीजपत्र पौधा है, क्योंकि इसमें एक ही पत्ती होती है। जब ये अंकुरित होने लगते हैं तो एक ही पत्ती होती है। दूसरी ओर जो द्विबीजपत्री ऐसे पौधे होते हैं जिनकी दो पत्तियां होती है, कब, जब वो अंकुरित होने लगते हैं। तो लहसुन है वो एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट बात करूँ एक बीजपत्री पौधे की, जो एंजियोस्पर्म में होते हैं। उनके पास बीज तो होते हैं जो अंडाशय या फिर फल के द्वारा संरक्षित रहते हैं, और जो मोनोकॉट बीज हैं, एक बीज पत्र हैं, वो दो में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, चावल है, ये इसके अन्य उदाहरण हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। कजेला बेनेटी है वो किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम आपको बताना है। गजेला बेनेटी किसका है, तो गजेला बेनेटी ये है चिंकारा का। ऑप्शन सी करेक्ट है, गजेला बेनेटी चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है। हाथी की बात करूं, हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो एलिफस मैक्सिमस है। क्या है, एलिफेंट है ना, तो एलिफस से याद रखिएगा, एलिफस मैक्सिमस है हाथी का। शेर का पैंथरा लियो हो जाएगा। और जो जंगली गधा है, इसका मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ, वो है दोस्तों इक्वस ऑफ्रिसन एसिनस है, इसका साइंटिफिक नेम है। गजेला जो बेनिटी है वो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। सवाल नंबर 302, 38% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। वैज्ञानिक नाम वाले काफ़ी कैंडिडेट इसको स्किप कर रहे हैं। जो टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट में स्टूडेंट मैक्सिमम कैंडिडेट ने ये सवाल स्किप किया है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल वनस्पति रूप से डायंथस के नाम से जाना जाता है, डायंथस के नाम से कौन सा फूल है वो जाना जाता है, जिसे डायंथस भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट सवाल याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलनार। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट है 303 का। गुलनार को क्या कहा जाता है, डायंथस के नाम से जाना जाता है। गुलनार करेक्ट है, मुख्य रूप से यूरोप और एशिया में है।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर आप 4 स्टेटमेंट देखेंगे सवाल नंबर 304 में। 32 सेकंड के भीतर इसका आपका टाइम टू आंसर है, 32 सेकंड के भीतर होना चाहिए। स्पेशल मैथ में ये काफ़ी हेल्प करता है आपके जो मैक्सिमम टॉपर कैंडिडेट करते हैं, एवरेज जो सिलेक्शन वाले हैं उनको 32 सेकंड के भीतर आंसर देना है। अब देखिए कौन से कथन सत्य, जैसे 1906 में जेडी वाटसन के द्वारा जेनेटिक्स शब्द गढ़ा गया है। तो जेनेटिक्स को साल 1905 में गढ़ा गया था। किन्होंने गढ़ा था? विलियम बेटसन ने गढ़ा था। जेनेटिक्स 1905 में विलियम बेटसन के द्वारा कॉइन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, करेक्ट है, जो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें से 42 हैं वो समजात होते हैं और 4 यानी 2 जोड़े लिंग गुणसूत्र हैं। देखिए 22 जोड़े तो समजात होते हैं, 46 है ना, इसमें से 22 यानी 44 गुणसूत्र समजात हैं, जो एक पैर है वो लिंग गुणसूत्र है, ना कि 4 हैं, 2 जोड़े नहीं 1 जोड़े। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, मेंडल 1886 में वंशानुक्रम के रूप में जीन की कल्पना करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो ये वाले स्टेटमेंट में 1885 है, न कि 1886। 1885 में वंशानुक्रम के रूप में जीन की कल्पना करने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडल थे, 1885 में। अब एक ही स्टेटमेंट रहा जो आपको सही करना पड़ेगा। एक डीएनए अणु 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड तंतुओं से बना होता है, जो सर्पिल सीडी की तरह एक दोहरी कुंडित संरचना, जो डबल हेलिक्स मॉडल आप बोलेंगे वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था? ये 1953 में दिया था। डीएनए अणु 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड तंतुओं से बना है एक डीएनए अणु, करेक्ट स्टेटमेंट है। 304 का डी किया है मैक्सिमम कैंडिडेट ने करेक्ट। निम्नलिखित में से किस फूल को वनस्पतिक रूप से नार्सिसस के नाम से जाना जाता है? ऊपर आपने जो गुलनार का फूल है डायंथस है उसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नार्सिसस के नाम से कौन से फूल को वनस्पतिक रूप से इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला फूल है। अब आपको पता करना ये फूल है किसका। तो ये है डैफोडिल का फूल है, ठीक है। डैफोडिल को वनस्पतिक रूप से नार्सिसस के नाम से जाना जाता है। किसको? डैफोडिल को। ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसे नार्सिसस कहते हैं। 305 का डी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 306। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 1 होती है, ठीक है। एक जो एकल गुणसूत्र है इसमें केवल एक डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणु है, वो 1 होता है। मनुष्य में वैसे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर एक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी? 306 का ए करेक्ट है, 1 होती है। जो 10% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, काफ़ी ने स्किप किया, बाकी ने रॉन्ग किया। याद रखना है प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी? 1 होती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा जीव स्वपोषी है? ऑटोट्रॉप का पूछा है। तो कवक यहाँ पर आपको पूछा कौन सा नहीं है, तो कवक स्वपोषी नहीं है। याद रखिएगा कवक है वो स्वपोषी न होकर क्या है? तो कवक हो जाएगा यहाँ पर सैप्रोट्रॉफ है, यानी वे भोजन या जो मृत जीव हैं उनके सड़ने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो स्वपोषी नहीं होते हैं। कवक करेक्ट है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? जो 2 तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल की बात हो रही है, तो नर्व सेल आपस में जो कनेक्ट होती है उस जोड़ को हिंदी में यहाँ पर अंतर्ग्रथन हो जाएगा, जो कि इसके आपको साइंस की भाषा में से क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये साइनेप्स हैं, अंतर्गत जो गठन है, ये 2 जो नर्व सेल हैं उनके बीच का कनेक्शन है, जोड़ है, उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और 308 को सही किया है लगभग सभी कैंडिडेट ने। अगला सवाल, वनस्पति कोशिका की तुलना में प्राणी कोशिका के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? तो आपको पता है प्राणी जो पाद, एक तो आपकी वनस्पति कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका होती है। दोनों में क्या होता, कौन सा कोशिकांग नहीं होता है, अलग अलग अंतर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो सेंट्रोसोम है, जो तारक काय आप बोलते हो, ये किस में होता है? तो तारक काय है वनस्पति कोशिका में नहीं होता है, ठीक है। ये होता है दोस्तों जंतु कोशिका में। सेंट्रोसोम है वो वनस्पति कोशिका में, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा प्राणी कोशिका के बारे में निम्नलिखित क्या सही नहीं है वनस्पति कोशिका की तुलना में प्राणी कोशिका में? तो प्राणी कोशिका में इन्होंने दिया है कि सेंट्रोसोम अनुपस्थित, जो कि गलत है। सेंट्रोसोम क्या होता है प्राणी कोशिका में? उपस्थित होता है, ये याद रखिएगा। बाकी अन्य दोनों के देखिए कोशिका भित्ति है, झिल्ली अलग है, भित्ति अलग है। तो सेल वॉल है वो पादप कोशिका में होती है, न कि जंतु कोशिका में। ये बोल रहे कोशिका भित्ति अनुपस्थित, क्या प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? बिल्कुल होती है, प्राणी में होती है, पादप कोशिका में ये उपस्थित होती हैं। अब प्लास्टाइड अनुपस्थित है। अब पादप में रहेगा ना प्लास्टिड,
जो ये भी आपकी अनुपस्थित रहता है प्राणी कोशिका में, करेक्ट है। रिक्तियाँ उपस्थित रहती हैं, ये सही स्टेटमेंट है। आपको पूछा कौन सा सही नहीं है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित नहीं रहता है। जंतु कोशिका में तारक काय रहता है, 309 का ए करेक्ट है। वर्ग के जानवर गर्म रक्तयुक्त जानवर है, कौन से वर्ग के, तो यहाँ पर हो जाएगा एविज। एविज श्रेणी जो पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है वो गर्म रक्तयुक्त जानवर है, एविज वाले। एक बहुकोशिकीय जीव है, कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है, तो यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे एगारिक्स जो खुम्बी है, ये एक खाद्य कवक होता है जो मशरूम के नाम से आप जानते हो, ये एक बहुकोशिकीय जीव है। बाकी आप माइको यहाँ पर अन्य विकल्प देखते हैं तो माइकोप्लाज्म है, साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है, ये सभी क्या हो जाएगा, ये जो आप एक्टिनोमाइसिटीज हैं वो सभी एक कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय जीव में आपके ये एगारिक्स हैं। बाकी पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म है, ये नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 312। इन ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर में तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है, कौन सी ग्रंथि है मानव शरीर की थर्ड आई है, तो यहाँ पर शीर्ष ग्रंथि जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल, ठीक है, पीनियल ग्लैंड है, इसको शीर्ष ग्रंथि बोला जाता है। ये कहाँ पर, मस्तिष्क में रहती है, जो डीप, जो सेंटर में मस्तिष्क में स्थित होती है, ब्रेन में, वो पीनियल ग्रंथि है। और पीनियल ग्रंथि की बात करें तो इसे क्यों बोला जाता है तीसरी आंख, तो ये कंट्रोल करनी है, सोने जागने की जो क्रिया होती है ना, बायोक्लॉक वाली सोने जागने की क्रिया है, वो कंट्रोल कौन करती है, पीनियल ग्रंथि करती है। और आंख से क्या देखते हैं, सोते हैं, जागते हैं, अंधेरा है, प्रकाश, वो आंख से ही आप मेजर करते हो सारा कुछ। तो शीर्ष ग्रंथि पीनियल ग्रंथि को आप कह सकते हो थर्ड आई हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, बाकी पीनियल ग्रंथि से आगे एक और सवाल आएगा। वैसे ये जो शीर्ष ग्रंथि है इसमें मेलाटोनिन हार्मोन रहता है और सेरोटोनिन हार्मोन रहता है, यही कंट्रोल करते हैं जो सोने जागने की क्रिया को। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन एकांगी सहजीवी संबंध का उदाहरण नहीं है। एकांगी सहजीवी संबंध, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सहजीवी का क्या मतलब है। अब देखिए सहजीव है दो ऐसी प्रजातियों के बीच में एक करीबी रिश्ता है जिसमें कम से कम एक प्रजाति को तो लाभ होता है, दूसरी को लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो, या फिर वो तटस्थ है, कोई प्रभाव न हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सहजीव जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है। और जैसे सहजीवी संबंध भी तीन अलग अलग प्रकार के, जैसे ये एकांगी बोल रहे हैं ना, एकांगी को आप जो साइंस की भाषा में है वो कमेंसलिज्म बोला जाता है, एक तरफा सहजीवी संबंध जिसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कमेंसलिज्म एक ऐसा सहजीवी है, एक प्रजाति को लाभ होगा, दूसरी प्रभावित नहीं होगी। जैसे घुन होता है ना, वो मुक्त सवारी करता है बड़े उड़ने वाले कीड़ों से, तो वो एक तरीके से कमेंसलिज्म है। आपको यहाँ पर एकांगी सहजीव का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो मेजबान के पेट में टैपवर्म है, ये उदाहरण नहीं है। बाकी सफ़ेद बगुला और मवेशी है, मवेशी पर सफ़ेद बगुला है, तो वो एक को तो फायदा हो रहा, दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक पेड़ पर एक मकड़ी है, ठीक है, पेड़ को कोई नुकसान नहीं। एक एकांतवासी केकड़ा और खाली समुद्र की सीपी है, सीपी को कोई नुकसान नहीं। तो इस प्रकार है, एक को फायदा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं, वो एकांगी सहजीवी हो जाएगा। और एक पारस्परिकता होता है, दो सहजीवी के तीन अलग अलग हैं, तो पारस्परिकता में क्या होता है, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। जैसे मछली और झींगा, गोभी मछली और झींगा है। एक होता है परजीवीवाद सहजीवी, ठीक है, और इसमें जो प्रजाति है दूसरी को नुकसान पहुंचता है, एक को फायदा दूसरी को नुकसान है, वो परजीवीवाद हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी रचना है, ठीक है, प्रोटीन जो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना है वो किसकी है, तो mRNA कॉपी की रचना है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना जो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड की जो कॉपी का निर्माण की ये रचना हो जाएगी, mRNA कॉपी निर्माण। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में शामिल है। शरीर की जैविक घड़ी मैंने ऊपर ही बताया है, जो शीर्ष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थर्ड आई जिसे बोलते हो, सोने जागने की क्रिया है, कब सोना है कब उठना है, वो एक फिक्स टाइम हो जाता है। शीर्ष ग्रंथि पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है वो ही सारी रिद्म है वो कंट्रोल करती हैं। दो जो प्रमुख हार्मोन है जिसमें से मेलाटोनिन हार्मोन है वो इसमें प्रमुख कार्य करता है। अगला सवाल, पौधे को किससे उपचारित करके बोनेपन को कंट्रोल किया जा सकता है। बोनेपन है पौधे की वृद्धि जो रोकता है, बोनापन है, किसको उपचारित करके पौधे को बड़ा बनाया जा सकता है, तने में वृद्धि की जा सकती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों
जो आपको पूछा है ना कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिक हो जाएगा। जिब्रेलिन हार्मोन है जो पौधे का इसमें उपचार करेंगे तो बौनेपन को कंट्रोल किया जाएगा, जिब्रेलिन एसिड है। बाकी वृद्धिरोधी पौधे का हार्मोन है वो एब्सिसिक एसिड होता है। और ऑक्सिन हो जाता है, साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक है। ये कुछ प्रमुख हार्मोन है पादप के। एक वैज्ञानिक शास्त्र जो पौधे के पराग, बीजाणु और कुछ सूक्ष्म पलवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। और तो इनसे संबंधित आपको पूछा कौन सा वैज्ञानिक शास्त्र है, तो यहाँ पर परागाणु विज्ञान, यहाँ विकल्प सी में आप देख रहे हो परागाणु विज्ञान है, जो कि इंग्लिश में हो जाएगा पैलिनोलॉजी। ठीक है, पैलिनोलॉजी है, यही जो परागाणु विज्ञान जैसे बोलते हो। बाकी वृक्ष विज्ञान है, वृक्षों का अध्ययन है, पेड़ की विशेषताओं का अध्ययन है, वो डेंड्रोलॉजी उसे कहा जाता है। क्या, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। और बाकी यहाँ पर जो पूरा वनस्पति विज्ञान, ये पूरा वनस्पति विज्ञान है जो पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करता है, पैलियोबोटनी जिसे बोलेंगे। पूरा वनस्पति जो पुराने हैं पौधों के जीवाश्म हैं उनका अध्ययन है, पैलियोबोटनी हो जाएगा। मानव जाति वनस्पति विज्ञान है, ये एथनोबैट बोटनी हो जाता है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा कहलाता है, नर होता है जो पुंकेसर है, मादा वाला ये पूरा इसे अंडप बोलेंगे, जो स्त्री केसर को अंडप बोलेंगे, जिसमें ओवेरी भी आता है, वर्तिका भी आता है, वर्तिकाग्र भी आता है। तो कौन सा हो जाएगा, अंडप है ये फूल का मादा प्रजनन हिस्सा है। और नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, कोशिका विभाजन प्रक्रिया के दौरान कौन सा कोशिका घटक दिखाई देता है। कोशिका विभाजन प्रक्रिया में जो कोशिका घटक दिखाई देता है वो क्या है दोस्तों, सेंट्रोसोम है, तारक काय है। जो ये एक तारक काय है कोशिका द्रव्य में केंद्र के पास स्थित होते हैं, और तारक काय कोशिका विभाजन के दौरान जो धुरी तंतु हैं उनके निर्माण में मदद करते हैं। अगला सवाल 320 है, बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है। बोस म्यूटस है ये किसका साइंटिफिक नेम है। सवाल नंबर 320, तो बोस जो म्यूटस है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जंगली याक है। ऑप्शन ए करेक्ट है 320 का, जंगली याक है, बोस म्यूटस है। बाकी यहाँ पर आप बैल का देखेंगे तो बोस टोरस बोला जाता है, बैल को क्या बोला जाता है, बोस टोरस बोला जाता है। और फिर घोड़ा की बात करें तो ये एकास वाला है, घोड़ा एकास काबुलुस बोला जाता है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, और भैंस है जो बुबलिस होता है ना, बबालुस बुबलिस, इस प्रकार भैंस का हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सज्जा ट्रू फ्रूट, कौन सा एक आभासी होता है, एक सज्जा फ्रूट होता है। इससे पहले भी एक पार्ट में आया था, तो इसमें से सज्जा फल आपको पूछा है। तो सज्जे फल की बात करूं जिसमें आम वगैरह आ जाते हैं, इसमें वैसे विकल्प में आम करेक्ट हो जाएगा। तो वे फल जो मादा प्रजनन अंग, जैसे अंडप है ना, मादा प्रजनन अंग है, तो ऐसे फल जो अंडप या फिर मादा प्रजनन अंग के ओवेरी जो अंडाशय से विकसित होते हैं, तो अंडाशय से विकसित होते हैं वो ट्रू फ्रूट है। जैसे आम है, अंगूर है, कीवी, चेरी, ये सभी क्या है, एक तरीके से सच्चे फल हैं। और जो आभासी हैं जिसमें अंडाशय के अलावा पौधे के कुछ हिस्सों से विकसित होते हैं वो आभासी हैं, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास है, ये सभी आभासी हैं। ट्रू में आपके अंगूर आ जाता है, आम आ जाता है, कीवी है, चेरी है, ये ट्रू है। 321 है, ऑप्शन सी 76% कैंडिडेट ने किया है। निम्नलिखित में से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष शैवाल क्लोरेला हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्यों के भोजन का एक अच्छा स्रोत है अंतरिक्ष में, तो जो अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अच्छा स्रोत क्लोरेला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्पंज क्या है, स्पंज है, बहुत से कैंडिडेट कवक करेक्ट करेंगे लेकिन गलत है। स्पंज क्या है, जीवाणु है। ठीक है, स्पंज सॉरी जीवाणु नहीं, पशु है, जानवर कहेंगे। ठीक है, ये एक जानवर है जो बहुकोशिकीय जीवों में सबसे सरल। इसका फाइलम क्या है, तो पोरीफेरा संघ का है, जलीय जंतु है, समुद्र में पाया जाता है, ये स्पंज है पोरीफेरा का। और नलिका प्रणाली इसमें पाई जाती है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पहला पुनः संयोजक टीका है। तो पहला जो पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग करके उत्पादित किया गया टीका है 1986 में किया गया था, वो था दोस्तों हेपेटाइटिस बी के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जो रिकॉम्बी वैक्स एच बी टीका है मानव उपयोग के लिए हेपेटाइटिस बी के लिए 1986 में विकसित किया गया पहला टीका जो पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग किया गया था। अगला सवाल है, लेटेंट हीट जो गुप्त ऊष्मा है इसकी खोज किसने की है। गुप्त ऊष्मा की खोज सवाल नंबर 325 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ ब्लैक ने की है। जोसेफ ब्लैक के द्वारा गुप्त लेटेंट हीट की खोज की गई है। नेक्स्ट वाला है, कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
देखिए कोशिकाओं के बारे में यहाँ पर 4 आप विकल्प देखेंगे। सभी कोशिकाएं आकार में गोल होती हैं, गलत है। एक उत्तक की कोशिका में समान संरचना होती है, ये सही है। कोशिकाओं का आकार एक सुव्यवस्थित जीव में समान होता है, अलग अलग होगा। सभी कोशिकाओं में नाभिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है, तो सभी में नहीं होगा नाभिक। तो 326 का आंसर बी करेक्ट है। एक उत्तक की कोशिका में समान संरचना होती है। निम्नलिखित में कौन सा ट्रू फिश का उदाहरण है? कौन सी ट्रू फिश का आपको उदाहरण पूछा है? तो इनमें से आपके हो जाएगा फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग फिश ट्रू फिश है। डॉग फिश ट्रू फिश है, डॉग फिश पर भी काफ़ी बार एग्जाम आ जाता है, वो भी ट्रू फिश है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? मानव मस्तिष्क में जो 3 है, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, जिसमें अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार हैं। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? एक तो सेरिब्रम होता है, जो आप पर मस्तिष्क बोलते हो, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में ही होता है। पर मस्तिष्क होता है और डाइनसेफ्लॉन होता है इसके अलावा। तो पर मस्तिष्क है, पर मस्तिष्क में आपकी सभी स्वैच्छिक गतिविधियां, जो सोचने, सीखने, तर्क करने, इनको कंट्रोल होता है। तो ये सारे अगर मस्तिष्क में आ जाएंगे। 328 का डी करेक्ट है। और नेक्स्ट वाला लिखते हैं। बाकी जो अनुमस्तिष्क होता है, जो संतुलन है, बैलेंस वगैरह, इनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एक सवाल भी आएगा मध्य मस्तिष्क के बारे में, वो देखने वाले हैं। और अगला बाकी पश्च मस्तिष्क में पॉन्स है, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा, ये पश्च मस्तिष्क में होते हैं। मेडुला में क्या होता है? श्वसन, हृदय संबंधी जो क्या आदि केंद्र है वो मेडुला में रहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 329, किसने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया है? तो प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया है डेबोरिनर ने। किन्होंने? ऑप्शन सी करेक्ट है 329 का। डेबोरिनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला जो प्रैक्टिकल किया था। किस व्यक्ति ने यह खोज की कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है? पृथ्वी आकार में क्या है? गोलाकार है। ये टोलेमी ने खोज की थी। कौन सा व्यक्ति है? टोलेमी ने खोज की कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है। निकोलस जो कोपरनिकस, यहाँ पर आप विकल्प देखते होंगे, उन्होंने एक ब्रह्मांड का मॉडल बताया था जिसमें पृथ्वी की बजाय सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था। न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे। अगला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 331, भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? भोजन में मंड का परीक्षण के लिए, स्टार्च का परीक्षण के लिए किसका? आयोडीन का उपयोग किया जाता है। स्टार्च जो एक पॉलीसेकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट है, उनके परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। अगला सवाल यहाँ पर, जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं? जीवाणुओं के अनुवांशिक पदार्थ हैं, ये पाए जाते हैं दोस्तों कोशिका दैर्यों में। किस में? कोशिका दैर्यों में, जो कोशिका के मूल घटकों में से एक है, जहाँ कोशिका अंग जितने भी हैं वो अंत स्थापित रहते हैं। तो जीवाणुओं के अनुवांशिक पदार्थ हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के रूप में रहते हैं, कोशिका दैर्यों में पाए जाते हैं। विकल्प 2 करेक्ट यानी बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन है, इसके द्वारा पुनर्उत्पादित करता है, यानी अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के माध्यम से करने वाला? यीस्ट और हाइड्रा का बहुत बार मैंने आपको बताया है। यीस्ट और हाइड्रा दोनों में जो पुनर्जनन है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, और ये सभी आपको जरूर याद रखना है। बाकी जो प्लानेरिया है, प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या जैसे प्लाज्मोडियम में तो बहुविखंडन होता है, और प्लानेरिया में पुनर्जनन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन होता है। अगला सवाल यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद में, प्रोडक्ट में क्या बनता है? एक तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, साथ ही साथ जल भी बनता है, ये भी आपको याद रखना है। तो विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। जो 6CO2 प्लस 12H2O है, ये बनाएगी C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 है। तो इस प्रकार ये ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 334 का 85% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक प्रसार वाले फसल पौधों का समूह है? वानस्पतिक प्रसार वाले फसल पौधों का समूह है। तो इनमें से आप देखेंगे जैसे 335 है। 335 में जो वनस्पतिक प्रसार की बात करें तो जो तने हैं, पत्ती हैं, कलियां हैं, इनसे जो नए पौधे, जड़ हैं, इनसे जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं ना, वो वनस्पतिक प्रसार भी एक अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। और वनस्पति प्रसार में जो आलू है, केला है, ये आलू केला गन्ना भी है, ठीक है, गन्ना, आलू और केला है, ये प्रजनन करते हैं वनस्पति प्रसार में। जो वनस्पति का प्रसार जड़ है, तने हैं, पत्तियां हैं, कलियां हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं, वो सारा ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाले। नेक्स्ट वाले है, वैज्ञानिकों की एक अमेरिकी टीम ने पाया कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार
तंत्र स्थित है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लिए किसके अंदर है, जो मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन ही कंट्रोल करता है सारा कुछ, तो ये मस्तिष्क के अंदर रहता है सब कुछ। जो हाइपोथैलेमस, वैज्ञानिकों की एक अमेरिकी टीम ने पाया कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार तंत्र मस्तिष्क के अंदर जो हाइपोथैलेमस है ना, वहीं पर स्थित होता है। उन्होंने चूहों का उपयोग करके ये प्रयोग किया था। और नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 337, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल है, घोंगा है, अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। घोंगे हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से हेम जो मैंने आपको पहले भी बताया, हेमेरफोडाइट्स हैं घोंगा जो होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, उनके पास नर और मादा प्रजनन अंग दोनों होते हैं एक तरीके से। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, यानी द यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट्स क्या है, तो ये आपके हो जाएगा सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IA, यानी जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, ये यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन हो जाएगा, पादप में उपस्थित रहता है IA। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वसा है, जो फैट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इजी सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेफड़े संबंधी कार्य के नैदानिक मूल्यांकन में मदद करता है? फेफड़ों से संबंधित है, जांच करना है, तो इसमें कौन सा उपकरण रहेगा? श्वसन मापी है। जो इंग्लिश में यदि ऑप्शन दिए रहते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसे स्पीरोमीटर बोला जाता है। श्वसन मापी एक उपकरण है जो फेफड़ों के द्वारा उत्सर्जित वायु की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, मुख्य रूप से कोशिका को स्राव और अंत कोशिक परिवहन में शामिल है। कोशिका का यातायात प्रबंधक की बात हो रही है, यातायात प्रबंधक है गोल्जी बॉडी, गोल्जिका। पैरामीशियम में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? पैरामीशियम की बात हो रही है। पैरामीशियम में क्या होता है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, तो द्विविखंडन हो जाएगा पैरामीशियम में। 342 का बी करेक्ट है। अब देखिए द्विविखंडन भी काफी प्रकार के हैं, जैसे कि अमीबा में सरल द्विविखंडन होता है, अनुप्रस्थ होता है पैरामीशियम में, युग्लिना में होता है अनुदैर्ध्य द्विविखंडन होता है, तो ये सभी अलग अलग हैं। और मुकुलन किस में होता है? जो एक कोशिका मुकुलन है, इससे पहले यीस्ट और हाइड्रा में वो मुकुलन होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं वनस्पतिक प्रसार, जो बता चुका हूँ इससे पहले। यदि पौधे के भाग का रंग गहरा गुलाबी है तो कौन सा वर्णक उसमें उपस्थित है? अब देखिए अलग अलग वर्णक के लिए जिम्मेदार जो रंग के लिए वर्णक रहते हैं, जैसे हरे के लिए क्लोरोफिल सभी को पता है, लेकिन गुलाबी, गहरा गुलाबी के लिए जो वर्णक रहता है वो दोस्तों हो जाएगा बेंटालिन्स, बेंटालिन्स है गुलाबी। अब कैरोटीन है, कैरोटीन भी काफ़ी स्टूडेंट को पता रहता है, क्योंकि जो गाजर रहती है उसमें कैरोटीन है, जो नारंगी वर्णक, नारंगी रंग के लिए कैरोटीन रहता है। नेक्स्ट बात करूँ ज़ैंथोफिल, काफ़ी बार एग्जाम आता है। ज़ैंथोफिल है वो पीला, पीला रंग के लिए वर्णक ज़ैंथोफिल है, और क्लोरोफिल हो जाएगा हरा। बाकी एंथोसाइनिन है, बैंगनी नीला है ना, वो एंथोसाइनिन है। अगला सवाल लिखते हैं, टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? टीकाकरण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके हैं, इसका आविष्कारक है अंग्रेज चिकित्सक वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। लुई पाश्चर है वो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की आपको पूछा है जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे एलेक जेफ्रिस। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, एलेक जेफ्रियस है। इसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जो जीवित चीज़ें हैं उनके आनुवंशिक मेकअप को दिखाती हैं। और भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक एग्जाम आए तो लालजी सिंह है, डॉक्टर लालजी सिंह है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक। बाकी जो ग्लोबली है, दुनिया के हैं, वो है सर एलेक जॉन जेफ्रिस। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जब विटामिन ए की खोज यानी कब की गई थी? विटामिन ए की खोज 1912 में हुई थी, 1912-13 में। और एल्मर मैकुलम को विटामिन ए बी डी का आविष्कार के रूप में माना जाता है। वैसे फंक ने विटामिन है एक शब्द नाम दिया विटामिन का आविष्कार। एंजाइम, जो लाइपेज एंजाइम है वो शरीर के किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? लाइपेज होता है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, याद रखिएगा। लाइपेज एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है ताकि आंतें रहती हैं उन्हें अवशोषित कर सके, तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, कॉइन किया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात हो रही है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके जो खोज एक तरीके से खोज की है वो आप सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया है
इसका आविष्कार किया है। लेकिन जो नाम है पहले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, नाम बाद में दिया गया है, वो दिया था कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नामक शब्द है वो गढ़ा था। एक तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट है 348 का। अगला सवाल है, चतुष्टयकाय मस्तिष्क के भाग में पाई जाने वाली एक नलिका है। तो ये जो चतुष्टयकाय मस्तिष्क के भाग कौन सा? मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में ये चतुष्टयकाय हैं जो मध्य मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में देखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल। दाई फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पूछा है। जो राइट वाली है दाई है फुफ्फुसीय धमनी, वो सबसे बड़ी होती है, यानी बाईं से लंबी होगी दाई वाली है। तो बाईं से क्या होती है? लंबी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है 350 का। इस प्रकार आपने देखे हैं 50 सवाल लेवल 3 के। और नेक्स्ट यहाँ पर इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और अगले पार्ट में पार्ट 8 में ये सारे कवर भी करेंगे नेक्स्ट वाले। उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं है, कौन सा उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर आप ये टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।